Lots of things we have discussed till now regarding the Hindu law. बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की और आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसको समझने के लिए हमें किसी भी चीज की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ जो है, हिंदू मैरिज के रिलेटेड जो भी लॉ है वो बेसिकली हम जब भी कहीं शादी होती है या हमारे घर में किसी की शादी तो हुई है, अगर आपके सामने हुई तो डेफिनेटली आपने वो सारी चीजें देखी होंगी। तो उसी चीज को, उसी उन रीति रिवाजों को जो हमारे कई पुश्तों से चले आ रहे हैं उनको ही कोडिफाई करके जो है हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया। जैसे कि आपका अग्नि के चारों ओर 7 फेरे रहना। आई मेरे हिसाब से तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज, हमने फिल्मों में देखा है कि 7 फेरे लेते हैं तो उसके बाद आपकी शादी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। या शादी से पहले आपकी सगाई होती है। तो दीज ऑल आर अ थिंग जो कि हिंदू हिंदू अगर आप हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी तो ही आपकी शादी वैलिड होती है, ठीक है। नाउ ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पे रहता है, हिंदूज पे। मैं आपको इसको डीपली जो है इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा क्रक्स बता दे रहा हूँ क्या हम डिस्कस करेंगे। वी हैव डिस्कस कि हिंदू मैरिज कब आपकी वैलिड होती है, क्या कंडीशंस हैं इसमें वैलिड होने के लिए, ठीक है। और कब ये वॉइडेबल होती है मैरिज, हिंदू अगर जब कोई तो हिंदू मैरिज करते तो वॉइडेबल कब मानी जाती है, ठीक है। अगर किसी माइनर ने शादी की तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसके पास क्या ऑप्शन रहेंगे उस शादी के रिगार्डिंग, ठीक है। क्या रिचुअल्स हैं, कौन से रिचुअल निभाने पड़ते हैं तो ही आपकी जो शादी कंप्लीट होती है, ठीक है। कितनी टाइप्स की मैरिज जो है हिंदू हिंदू जो है हिंदू जो पौराणिक जो हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है उनके हिसाब से कितनी तरह की मैरिज है, लाइक असुरा मैरिज, लाइक गंधर्वा मैरिज, ब्रह्मा मैरिज। तो उस तरीके से गंधर्व मैरिज हम जो है वो सारी डिस्कस करेंगे। तो इस हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यू नीड नॉट टू स्ट्रेस एनीथिंग, बिकॉज बहुत ही इजी है। आप हर शादी में जाते तो आप ये चीजें देखते हो, ठीक है। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हु आर हिंदू। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, हिंदू बाय रिलीजन और हिंदू बाय बर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ द मैरिज अंडर द हिंदू लॉ, sacramental of a natural marriages, then characteristics of a sacramental natural of a Hindu marriages। ये बेसिक चीजें, कंडीशन, फिर इसेंशियल इंग्रेडिएंट देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5। वैलिड मैरिज कब कब होती है, जैसे मोनोगैमस होने चाहिए, बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ कैपेसिटी, मेंटल मतलब दिमाग से ठीक होना चाहिए, ठीक है। मैरिजेबल एज होनी चाहिए, स्पिंडा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन, देखेंगे हम कब सोलिमनाइज होती है अंडर सेक्शन 7 के हिसाब से देखेंगे, कब कोई मैरिज अगर हो भी गई है तो वो वॉइड कब मानी जाती है, और कब कोई मैरिज जो है वॉइडेबल मानी जाएगी। मतलब we will discuss all regarding the Hindu marriages। सिंपल, एक भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे इसमें। हम्म हाँ, कंप्लीट कंप्लीट सर। इंट्रोडक्शन, देखिए हिंदू मैरिजेस रेफर टू द कन्यादान। देखिए व्हाट इज, आई अगेन लेट मी टेल यू कि व्हाट इज माय बेसिक पर्पस। देखिए समझाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट को कोई खास नहीं है, कुछ कंडीशंस है, कुछ टेक्निकलिटीज है, वही बताओ, दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। बट आपको मेन एग्जाम में अगर लिखने को आ गया देन हाउ यू कैन जस्टिफाई इफ यू क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स देन या 5 मार्क्स, तो तब क्या आप 2 लाइनें लिख के वो 5 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलते। तो उसके लिए यू हैव टू बी अ लिटिल इलेबोरेशन, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो हम थोड़ा सा, सो दैट कि आप यू वेल प्रिपेयर फॉर द मेन एग्जाम आल्सो। तो उसके लिए थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन, देखिए हिंदू मैरिज रेफर्स टू द कन्यादान, विच मीन गिफ्टिंग अ गर्ल टू द बॉय बाय द फादर विद
all the tradition and right or custom. बेसिक पर्पस, बेसिक क्या है कि कन्यादान किया जाता है बेटी का, किसके द्वारा? फादर के द्वारा, जितने भी ट्रेडिशन है हमारे और राइट्स और कस्टम के हिसाब से, ठीक है, उसे हिंदू मैरिज बोला जाता है जनरली. Hindu marriage is an ancient tradition which is prevailing from the Vedic period to the modern world with a different modification that have occurred until now. There are 16 sacraments in the Shastri Hinduism in which marriage is one of the important sacrament of the Hinduism. देखिए, ये जो 16 sacrament है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो शादी है वो कितने सेक्रामेंट्स हैं उसमें, तो कितने हैं आपके? 16. इसको क्या बोलते हैं? संस्कार. 16 संस्कार हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है. तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताई मैंने इंट्रोडक्शन में, कि जो कन्यादान होता है रीति रिवाजों के साथ होता है और वो जो भी सेरेमनी परफॉर्म होती है वो सारी 16 सेक्रामेंट के अंदर है. 16 जो संस्कार है उसके हिसाब से होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट, देखिए 1955 में हमारा मैरिज एक्ट आ गया, ये नया लॉ जो है ये कोडिफाई हो गया. तो सेक्शन 2 क्या बोलता है इसका? सेक्शन 2 फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन. देखिए, जो आदमी जो है हिंदू है बाय रिलीजन, या वो कोई भी जो है डेवलपमेंट, मतलब वो इस तरीके से रहता है कि इंक्लूडिंग इफ एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग, जैसे वैश्य हो, लिंगायत हो, ठीक है, ब्रह्मो हो या प्रार्थना समाज या आर्य समाज का हो, तो उस पे भी कौन सा धर्म, तो वो भी क्या माना जाता है? हिंदू माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज, ठीक है. एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख, कोई भी जो है बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, वो जो है, ये देखिए, ये जो फर्स्ट डिस्टिंक्शन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये है आपकी बाय रिलीजन, कि बाय रिलीजन कब किसको हिंदू माना जाता है, ठीक है. So there are two types we will discuss now. One is regarding the Hindu, किसको जो है हिंदू बोला जाता है, एक बाय रिलीजन और दूसरा बाय बर्थ, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, अभी जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज योर बाय रिलीजन. तो रिलीजन में कौन से आके, एक तो हिंदू धर्म मानने वाले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लोज ए, और दूसरा जो कि वैश्यवा, लिंगायता हो, ब्रह्मो हो, प्रार्थना हो या आर्य समाज के, ठीक है. और क्लोज बी के हिसाब से जो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, उन वो क्या माने जाते हैं? हिंदू माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, और उन पे हिंदू मैरिज ही जो है लागू होता है, ठीक है. नाउ टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी, देखिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ये पूछी जा चुकी है. तो देखिए, इसमें टेक्निकलिटी है, एक सिंपल सी टेक्निकलिटी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना सा है कि any other person domiciled in the territory to which this act extend, मतलब जहां पे ये जिस इस एक्ट की जो है, मतलब ये एक्ट जहां जहां आपका लागू है, उस उस जुरिस्डिक्शन, उस एरिया में आपका हु इज नॉट, जो वो उस आदमी पे भी ये लागू है जो कि ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो पारसी है, ना तो ज्यू है बाय रिलीजन. क्या बोला? ये जो एक्ट है ये उस आदमी पे भी लागू होगा जो ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो पारसी है, ना तो ज्यू है. मान लीजिए वो क्या हो, नास्तिक हो, तो उसको भी, उस पे भी अगर वो उस जगह में रहता है जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो आपका क्या माना जाएगा? ये इज ऑल्सो बिकम अ, उस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है और वो हिंदू माना जाएगा. ये इतनी सी सिंपल सी बात बोलता है, ठीक है. अनलेस, देखिए, provided condition, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of matter dealt with herein this act not been passed. देखिए, पर ये एक्ट उस पर तब लागू नहीं होगा जब आपका उस पे कोई ऐसा कस्टम जो है वो उनका अपना हो, ठीक है, या कोई ऐसा यूसेज हो जो कि लंबे टाइम से चलता आ रहा है ना, इसे बोलते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स जो लोग होते हैं, उन वो जो शादियां जो हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, तो उन पे ये लागू नहीं होता.
क्योंकि हमारे संविधान में क्या करके दे के रखा हुआ है, इनको प्रोटेक्शन दे के रखी हुई है। ठीक है। नाउ अब आ गया देखिए आपका द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। अब देखिए, अब सेकंड जो बात आ गई, अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब करेंगे बाय बर्थ वाली कि देखिए क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। देखिए कौन कौन जो है हिंदू माने जाते हैं, बुद्धिस्ट माने जाते हैं, जैन माने जाते हैं, सिख माने जाते हैं बाय रिलीजन। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट हो, चाहे आपका बच्चा जो है लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू। अगर दोनों उसके माँ बाप जो है हिंदू हैं, या हिंदू हैं तो वो हिंदू माना जाता है, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट माना जाता है, जैनिज है जैन माना जाता है, सिख है तो सिख माना जाता है। और उस पे भी क्या लागू होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। नाउ कंडीशन बी के अकॉर्डिंग, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, एनी चाइल्ड जो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू। देखिए अब कंडीशन थोड़ी सी डिफर हो गई है कि दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स जो है आपका, एक माता मतलब पिता हो या माता हो, फादर मदर दोनों में से एक जो है क्या है, वो किसी वो हिंदू है या बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है। ठीक है। और साथ में एक और क्या कंडीशन है, वो जो बच्चा है उसकी जो ब्रिंगिंग अप है, जब उसको बड़ा किया गया, ठीक है, तो उसको भी उस ही जैसे हिंदू है उसकी माता, तो उसको हिंदू धर्म के हिसाब से ही उसको सारे रीति रिवाज जो कस्टम्स हैं वो सिखाए गए। ठीक है। तो वो क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। या उसका फादर जो है हिंदू है या बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, तो जिस तरीके से मतलब दूसरा पेरेंट्स, मान लीजिए फादर आपका हिंदू है और मदर उसकी मुस्लिम थी है, तो फादर ने मतलब उसकी जो अपब्रिंगिंग जो हुई कैसे हुई, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हुई। ठीक है। तो वो भी क्या माना जाएगा, वो उसके ऊपर भी ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये एप्लीकेबल है। ठीक है। नाउ एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट, फर्स्ट कौन सी, हु इज अ कन्वर्ट, कोई भी ऐसा आदमी जो कि हिंदू कन्वर्ट को कन्वर्ट हुआ, जो कि पहले मुस्लिम था या क्रिश्चियन था या ज्यूइश था, वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ, तो उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है। या कोई ऐसा आदमी जो रिकन्वर्ट हुआ, जैसे पहले हिंदू था फिर मुस्लिम में गया, फिर मुस्लिम से फिर से हिंदू में आया, तो उस पर भी क्या माहौल लगेगा, ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, और अकॉर्डिंग दिस एक्ट वो क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाता है। ठीक है। तो वैसे ही आपका वो बुद्धिस्ट माना जाएगा, जैन माना जाएगा, सिख माना जाएगा। और इन सब को जो है क्या माना जाता है, इस सेक्ट के लिए, ये सिंपल सी बात है, इस सेक्ट के लिए इन सबको क्या माना जाता है, हिंदू माना जाता है। ठीक है। इसीलिए इन पे क्या एप्लीकेबल है, हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है। तो हमने दो कंडीशनें पढ़ ली, जो एक जो है आपका बाय बर्थ, एक आपका बाय रिलीजन, जो है वो हिंदू माने जाते हैं। ठीक है। नाउ अब पढ़ेंगे हम कंसेप्ट ऑफ अ मैरिज अंडर द हिंदू लॉ। देखिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम हिंदू मैरिज rights have been changed accordingly due to needs and convenience of the people from time to time। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपका, वैसे वैसे आपका क्या, जो ये मैरिज की जो रीति रिवाज है, ये अकॉर्डिंग टू जो समाज के लोगों ने अपने हिसाब से ढालते गए। ठीक है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। This sacrament is one of the most important sacrament out of a 16 sacrament in a Hinduism। तो ये जो ये जो शादी का संस्कार है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। हम हिंदू जो हैं वो कितने सैक्रामेंट्स करते हैं, 16। इट इज अ sacred tie that can't be broken। It is a relationship from a birth to birth। It is a bond which continues after rebirth and death। According to Veda, a man is incomplete until he gets married and meet with his partner। देखिए, हमारे हिंदू धर्म बहुत ही मतलब एक रिच, आप मान लीजिए रिसर्च के मतलब एक शोध से आप समझ लीजिए, हम ये मानते हैं कि ये जो शादी का रिलेशनशिप है ये हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है। ठीक है। और इसमें हम जिसके साथ एक बार शादी करते हैं उसके साथ ही हम क्या करते हैं, फिर से
मतलब अगले जन्म में या पुनर्जन्म में फिर से हम शादी करते हैं। ये हमारा जन्मों जन्मों का संबंध माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू वेदा, जब तक जो है आप अपने पार्टनर से नहीं मिलते हैं, तब तक जो है आपकी शादी आप जो है कंप्लीट नहीं होते, ये माना जाता है। ठीक है। नाउ सैक्रामेंटल नेचर ऑफ अ मैरिज। देखिए, हिंदू मैरिज जो है इज अ रिलीजियस सैक्रामेंट इन विच अ मैन एंड अ वुमन आर बाउंड इन अ पैरामेंट रिलेशनशिप फॉर द फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ अ धर्मा, प्रोक्रिएशन एंड अ सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है। मतलब इसको सबसे उच्चतम माना गया है सैक्रामेंट। देर आर थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैक्रामेंट नेचर ऑफ। देखिए, इसमें तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ऊपर जो ये सैक्रामेंट बेस है। ये बोलता है कि इट इज एन एंड्यूरिंग बॉन्ड ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ व्हिच इज परमानेंट टाइड इवन आफ्टर डेथ एंड दे विल रिमेन टुगेदर आफ्टर द डेथ। ये एक ऐसा संबंध है जो कि आदमी मरने के बाद भी नहीं छोड़ सकता है। मतलब ये जन्मों जन्मों का आपका संबंध है, हम हिंदू ऐसा मानते हैं। एक बार अगर ये हो गया तो फिर ये पूरे जन्मों जन्मों तक रहता है। इट इज a religious and a holy union of the bride and a groom which is necessary to be performed by the religious ceremony, right? देखिए, ये एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र जो है बंधन माना जाता है। ठीक है। इसलिए इसको हमारे जो धर्म के रीति रिवाज हैं उसके ही अकॉर्डिंग जो है करना पड़ेगा। ठीक है। हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैक्रामेंट। ये जो मैंने फिर से बता रहा हूँ वही बात कि हम जो हैं इस हिंदू मैरिज का जो संस्कार है इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। इन एंशियंट टाइम, देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, देयर वाज अ नो नीड फॉर द गर्ल्स कंसेंट। पुराने टाइम में जो है बेटी की जो है कंसेंट की जरूरत नहीं होती थी। फादर क्या करता था, फादर डिसाइड करता था कि किसको जो है, फादर की कंसेंट को ही ये प्रिज्यूम करके माना जाता था कि वो ही क्या मतलब वो ही कंसेंट देंगे। ठीक है। और उनके कंसेंट से शादी हो जाती थी। इट इज सोल ड्यूटी, और ये फादर की ड्यूटी रहती थी कि वो एक अच्छा वर जो है अपनी बेटी के लिए ढूंढे। ठीक है। इफ द पर्सन वाज ऑफ अनसाउंड माइंड और अ माइनर एट द टाइम ऑफ द मैरिज, इट वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ वॉइड मैरिज। देखिए, अगर उस टाइम जिस आदमी से उसके पिता ने शादी कर दी अपनी बेटी की, तो भी जो है वो मैरिज क्या मानी जाती थी, वैलिड मानी जाती थी। बट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कंसेंट इज मेंटल। देखिए, पर आज के टाइम में क्या, आज के टाइम में बहुत चेंज आ चुका है। आपका कंसेंट एंड मेंटल साउंडनेस जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, person are a very essential part of a Hindu marriage. Without the absence of any such element, marriage will annulled or void or a not legal entity. ठीक है। मतलब ये चीजें, कंसेंट होना जरूरी है, मेंटली साउंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और पर्सन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी वैलिड मैरिज को बताती हैं। अगर ऐसा ना हो तो वैलिड मैरिज नहीं होती है। देखिए, बेसिक इतना, ये जो हिस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डीप डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द मैरिज क्या मानी जाती है हिंदू में, वो इसलिए सो दैट कि आप इफेक्टिवली मेन एग्जाम लिख सको। अदरवाइज ये हिंदू मैरिज एक्ट आप पेयर एक्ट पढ़ोगे तो उससे भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 laid down that when one's consent is not obtained। देखिए, कंसेंट की बात हो रही थी। आप देखिए, पुराने टाइम में तो डॉटर्स की कंसेंट रेलेवेंट नहीं थी, जो हमारा एंशियंट टाइम था। बट जो प्रेजेंट टाइम में अगर आपने डॉटर की कंसेंट नहीं ली, डॉटर मतलब जो आपकी इसमें अगर डॉटर की कंसेंट नहीं हुई तो आपकी क्या मानी जाती है, मैरिज, द मैरिज इज कंसीडर्ड टू बी वॉइड। इट शोज दैट डिस्पाइट द absence of a consent of the bride, the marriage is valid and illegal। देखिए, एक टेक्निकलिटी है यहाँ पे। Section 12 of Hindu Marriage Act 1955 lays down that when one's consent is not obtained, the marriage is considered to be void. ठीक है। It shows that despite the absence of a consent of the bride, the marriage is, देखिए, right। यहाँ पे क्या बात हो रही है आपकी, जो नेचर ऑफ द मॉडर्न मैरिज इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रेक्चुअल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि आजकल के टाइम में इक्वालिटी है, आजादी है सबको। ठीक है। और हमने जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है। इसलिए ये जो एग्रीमेंट टाइप हम जो करते हैं कि वॉलंटरी एग्रीमेंट, जिस तरह एग्रीमेंट में ना कंसेंट और एक्सेप्टेंस होती है वैसे करते हैं जनरली।
वैसे इसको हिंदू जो है मैरिज को, उसको हम क्या मानते हैं, सैक्रामेंट और एक पवित्र चीज मानते हैं, मतलब बट होली सैक्रामेंट मानते हैं। बट मुस्लिम में क्या मानते हैं, मुस्लिम में क्या होता है, मुस्लिम में तो आपकी डायरेक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट माना जाता है। दस द हिंदू मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हिंदू मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नीदर इट इज अ सैक्रामेंट, बट इट कैन बी सेड दैट द सेम्बलेंस ऑफ द बोथ, ठीक है। बट जनरली देखिए, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन मैंने बहुत देखा, उसमें आंसर क्या दिया होता है, सेक्रामेंट माना जाता है, और मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो, तो इसलिए जनरली जो है आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदू मैरिज इज अ व्हाट, देन यू हैव टू राइट दिस इज होली सेक्रामेंट, होम ऑफ अ मैरिज अंडर द हिंदू लॉ। देखिए, हिंदू मैरिज में आपका देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ अ मैरिज, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, विच आर बीन डिस्क्राइब इन द शास्त्रीय लॉ, द वैलिड एंड रेगुलर, जो कि वैलिड है और रेगुलर है। एक आपकी आ गई ब्रह्मा मैरिज, एक आ गई आपकी गंधर्वा मैरिज, ठीक है, और एक आ गई आपकी असुरा मैरिज। अब देखिए, ब्रह्मा मैरिज में आपका क्या होता है, ब्रह्म मैरिज में द ब्राइड इज गिवन एज अ गिफ्ट टू द ग्रूम बाय द फादर, जनरली नोन एज द अरेंज मैरिज, दैट इज द मोस्टली फॉलोड इन इंडिया। इसमें क्या होता है आपका, दुल्हन को, जो जनरली मैरिज आप सब लोग देखते हो कि दुल्हा दुल्हन के घर आता है और दुल्हन को कन्यादान किया जाता है पिताजी के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा, और इस मैरिज को ब्रह्मा मैरिज बोलते हैं। द एक्ट कॉल्ड अ मैरिज व्हिच इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शास्त्रिक राइट्स एंड सेरेमनी और कस्टमरी सेरेमनीज प्रिवलेंट इन द कम्युनिटी, ठीक है। नाउ बट जो गंधर्व मैरिज है, गंधर्व मैरिज में देयर इज अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम। ये मैरिज आपकी कैसी हुई, लव मैरिज। लव मैरिज को क्या बोलते हैं, गंधर्व मैरिज। इसमें जो है आपका दोनों हस्बैंड और सॉरी लड़का लड़की की क्या होती है, कंसेंट रहती है। दीज मैरिज आर प्रेवलेंट इन द प्रेजेंट, पर आजकल के टाइम में ये मैरिज जो है यूथ में बहुत प्रेवलेंट है। तो मैं तभी तो मैं बोलता हूँ कि हिंदू हिंदू जो लॉ है वो आपके इर्द गिर्द ही है। इसको समझो, इधर उधर एग्जाम्पल से समझो तो डेफिनेटली आप भूलोगे नहीं जिंदगी में कि किस सेक्शन में क्या पढ़ा था। Where the bride and the groom select each other and perform marriage according to the शास्त्रिक राइट। इसमें क्या होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को चुनते हैं, ठीक है। तो लड़का लड़की को चुनते हैं और वो क्या करते हैं, फिर आपका शादी कर लेते हैं। ये आपकी गंधर्व मैरिज हो गई। असुर मैरिज में क्या होता है आपका, ये आपका एग्रेसिव है। इसमें क्या है, जबरदस्ती लड़की को भगा के, वेयर द ब्राइड इज सोल्ड बाय द फादर, मतलब इसमें जो है पिता क्या करता है, अपनी बेटी को क्या करता है, सोल्ड करता है। एंड इट इज स्टिल प्रेवलेंट and performed very commonly even the high class of a Hindu, ठीक है। द करंट हिंदू मैरिज एक्ट डजंट डिफाइन और डिस्क्राइब और एक्नॉलेज द फॉर्म्स ऑफ अ मैरिज। पर ये जो देखिए, जिस दिन से कोडिफाई हुआ हमारा लॉ, उसमें कुछ भी ये मेंशन नहीं है। ये हमें एंशियंट जो है, हिस्टोरिक जो है हमारे इंडियन जो हिंदू मैरिज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड पीपल आर नॉट ऑब्सेस्ड विद ओनली दिस फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है। पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर चॉइस एंड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देयर फादर चॉइस दे वांट टू सिलेक्ट देयर पार्टनर ऑन देयर, मतलब आज के टाइम में एवरीबॉडी नो, हर लड़की क्या चाहती है कि वो अपने हिसाब से अपना वर चुने। नाउ हिंदू मैरिज में देखिए कौन कौन सी जो सेरेमनीज परफॉर्म होती है, एवरीबॉडी नो। ये देखिए तीन टाइप की सेरेमनी होती है। सगाई करते हैं सबसे पहले। सगाई में सबको पता है कि एक दूसरे परिवार से मिलते हैं और फिर रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। फिर देखिए शादी में क्या होता है, आपका कन्यादान होता है। लड़का दो दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेके आता है। वही जो सारा चीज जो है, मैं देखिए ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सगाई, कन्यादान और लास्टली क्या, सप्त कन्यादान के बाद आपका क्या होता है, सप्तपदी, जो 7 फेरे लेते हैं। देखिए सेक्शन जो हमारा 7 है उसमें बोला गया है कंप्लीट, मतलब कोई भी शादी तब आपकी कंप्लीट होती है जब को आप जो है अग्नि के 7 फेरे ले लेते हैं, ठीक है। सप्तपदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदू मैरिज जो है कब कंप्लीट मानी जाती है। Saptapidi is a very important and an integral component of a typical Hindu marriage.
It is an activity which is undertaken by the bride and the groom in front of the fire god, where couples go around the sacred fire 7 times while reciting certain vows. This movement is also known as a para. Fire or Agni is considered highly sacred in the Hindu religion. Vows taken in the front of the Agni are unbreakable. ठीक है, the god of fire Agni Deva is considered to be witness to the solemnization of the marriage as well as a representative of the supreme being to provide his blessing to the newlywed couple. ठीक है, यहाँ पे इतनी सी बात हुई। हम हिंदू जो है ये मानते हैं कि अग्नि के साथ फिर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। अब साक्षी का मतलब कि विटनेस बाय द अग्नि, फायर, और उनसे ब्लेसिंग लेते हैं कि ये जो हम जो न्यू कपल बनने जा रहे हैं हमें जो है प्रोस्पेरिटी दे। ठीक है, और ये इसी चीज को रिकॉग्निशन किस में दी? सेक्शन 7 में, हिंदू कोडिफाइड लॉ। क्या बोलता है सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्टेट्स दैट solemnization of a Hindu marriage or marriage may be performed by all the ceremonies and the ritual of the both a party or either anyone it is concerned with the saptapidi, which means that taking 7 rounds around the fire with their partner after its completion marriage become complete। देखिए जो बात बोली कि सेक्शन, हमें एक और बात बता दो, जैसे आपकी कोर्ट मैरिज करते हैं या कुछ भी, तो वो मैरिज आपकी वैलिड नहीं मानी जाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू। अगर आपने स्पेशल मैरिज के अकॉर्डिंग की है तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है और आप जो हो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्न होते हो। और अगर आप हिंदू हो, ठीक है, और आपने कोर्ट मैरिज कर दी और स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से नहीं की तो मैरिज जो है वैलिड नहीं मानी। देखिए कभी भी क्वेश्चन अगर आपकी मैरिज के क्वेश्चन हुई कि आपकी मैरिज है कि नहीं है, तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है? यही देखा जाता है कि सप्ता पीढ़ी हुई कि नहीं हुई है, आपका कन्यादान हुआ कि नहीं हुआ है। दीज ऑल द जो भी रिचुअल्स है हमारे, पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसेंशियल जो है वो है सप्ता पीढ़ी। अगर सप्ता पीढ़ी नहीं हुई होगी तो आपकी शादी होके भी वो शादी मानी नहीं जाएगी। मान लीजिए आपने 5 ही फेरे लिए हैं, then it is means there is not a valid marriage because according to the section 7 क्या बोलता है? There must be a saptapidi taking 7 round at the fire with their partner, ना कि अकेले भाग जाना। मतलब पति पत्नी ने साथ में 7 फेरे, मान लीजिए 3 ही फेरे लिए तो भी आपकी शादी इनकम्प्लीट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ अ हिंदू मैरिज एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, डेली हम देखते हैं। तो सेक्शन 7 तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होना क्या बोलता है। नाउ द कंडीशन ऑफ अ वैलिडिटी ऑफ अ हिंदू मैरिज। देखिए सेक्शन 5 जो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट का, ये आपके इसके बारे में बताता है। बहुत सिंपल सी कंडीशनें बताता है, कोई टेक्निकल कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट कंडीशन इसमें ये है कि एनी पर्सन डजंट हैव अ स्पाउस। देखिए किसी भी, जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब शादी मतलब उसका जो, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसका कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए उस टाइम। ठीक है, वो विधवा हो, विडो हो तो वो मैरिज कर सकती है, या ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट इट इज नॉट अ परमिसिबल, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में दो दो बीवियां रखना क्या है? परमिसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है तो ये बाइगमी मानी जाती है और ये ऑफेंस जो है 494 का बनता है इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? जनरल बता रहा हूं पहले कि दोनों की, देखिए ग्रूम की, लड़के की एज 21 साल की होनी चाहिए और लड़की की एज 18 साल की होनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी यू वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, नाउ इसमें जो है कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए, कॉर्शन नहीं होनी चाहिए, थ्रेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फादर कांट गेट द गर्ल मैरिड टू एनी विदाउट, देखिए, और अब जो है इस कानून के आने के बाद कोई भी फादर जो है किसी भी लड़की की जो है मैरिज जो है फोर्सफुली नहीं करवा सकता है। अगर ऐसा किया तो मैरिज क्या मानी जाती है? आपकी वॉइड मानी जाती है। ठीक है, और वन मोर थिंग, वो ये आप बहुत कम लोग जानते हैं,
स्पिंडर रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए और प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में अलग से वीडियो बना दी है, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये स्पिंडर रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए और प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना। अगर हुआ तो मैरिज क्या है आपकी, वो भी है इट इज अलाउड बाय देयर कस्टम। अगर वो वैलिड तब मानी जाती है, वो होने नहीं चाहिए, पर अगर उनका कस्टम है, लॉ करता है, कई जगह कस्टम है, लॉ करता है, तो वो जो है आपका वो वैलिड शादी मानी जाती है। तो पर्सन शैल नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इंसैनिटी और मेंटल, किसी भी तरह का पर्सन जो है वो किसी भी तरह का इंसैनिटी या मेंटल डिसऑर्डर से जिस दिन शादी हो रही है वो नहीं हो। ये तो थी जनरल जो बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नौ थोड़ा कोडिफाई चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन 5 का सब क्लोज 1 क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ अ मैरिज अ पर्सन शुड नॉट हैव अ लिविंग स्पाउस। मतलब जिस टाइम किस दोनों स्पाउस में से किसी भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी जो है उनका अगर कोई पहले शादी हो गई है तो उनका पति या पत्नी जो भी पहले था उसके साथ उनका जो लिविंग स्पाउस है, पुराने वाला जो स्पाउस है, वो जिंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जिंदा हुआ तो शादी जो है वो परमिसिबल नहीं है और वो ऑफेंस है। आई ऑलरेडी डिस्कस कि वो बाइगमी का ऑफेंस बनता है। ठीक है, 494 और 495 में पनिशमेंट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। 5 सब क्लोज 1 किसके रिगार्डिंग बात करता है, आपका बाइगमी के बारे में। नाउ कंडीशन सेकंड सब क्लोज 2, कंडीशन रिगार्डिंग अ मेंटल हेल्थ और कैपेसिटी। देखिए, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 सब क्लोज 2 ए बी सी की जिसके साथ शादी हो रही है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अगर पर्सन जो है किसी भी तरह की अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड, ठीक है, जिस टाइम अगर वो मतलब पागल हो, अनसाउंड हो, ठीक है, तो मैरिज को जो है वॉइड माना जाता है। क्योंकि अगर वो साउंड नहीं है, मेंटल है, तो अनसाउंड माइंड का है, तो वो क्या करेगा, वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते। तो फिर आपकी जो पार्टी शादी कर रही है वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते। तो आपकी जब वैलिड कंसेंट ही नहीं होगी तो क्या माना जाएगा। आइए अभी पिछले सेक्शन में पीछे हमने क्या पढ़ा, जब वैलिड कंसेंट नहीं होगी तो आपकी शादी, तो जब कंसेंट ही नहीं होगी तो शादी क्या होगी, आपकी वैलिड नहीं मानी जाती। ठीक है, तो मतलब मेंटली हेल्थ जो है उसकी ठीक होनी चाहिए, ही मस्ट बी अ साउंड माइंड। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेक्शन 5 सब क्लोज 3 जो मैरिज है आपकी, उसमें जो दोनों ब्राइड की दुल्हा दुल्हन की एज जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ, दूल्हे की एज 21 ईयर से ऊपर होनी चाहिए और दुल्हन की 18 साल से। ठीक है, और बट देखिए बात क्या आती है यहाँ पे बात ये आती है कि of the marriage, if the person has not attained the given in the section 5, then the marriage will be void as no legal status। देखिए कंडीशन क्या है इसमें कि अगर 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 देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग बताना जा रहा हूँ कि हाँ, मान लीजिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए सेक्शन 5(3) बोलता है आपका कि उनकी जो एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए लड़की की और 21 साल से ऊपर होनी चाहिए लड़के की। ठीक है, बट मान लीजिए, बट हमारा जो सेक्शन, ये देखिए कुछ कॉन्ट्रावेंशन है, नेकुना बोल लो आप इसको। ये जो है ना, ये ये जो सेक्शन 11 है जो वॉइड मैरिज के बारे में बताता है, उसमें
देखिए आपका क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड, कि जो भी मैरिज जो है वो सारी की सारी नल एंड वॉइड होगी इस कानून के आने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद, ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयर टू एंगेज, मतलब कोई भी लाड़ा लग, मतलब हस्बैंड वाइफ कोई भी जाओ पति पत्नी में से, बी सो डिक्लेयर, और वो जो है शादी जो नल, और उसको जो है डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रावेंशन के साथ हो, किसके, क्लोज 1, क्लोज 4, क्लोज 5 और किसके, सेक्शन 5 के। देखिए क्लोज 1 किसके बारे में बात करता है, क्लोज 1 बात करता है, ध्यान से सुनिएगा, क्लोज 1 बात करता है आपका कि सेक्शन 5 का क्लोज 1 क्या अभी हमने डिस्कस किया। क्लोज 1 देखिए कौन कौन से क्लोज 1 की बात कर रहे हो, 1, 4, 5। क्लोज 1 बात करता है आपका कि जो शादी है आपकी वो मतलब लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जिस जैसे पहले शादी हो गई है तो उसका लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पति जो पुराना जो पति था या पुरानी जो पत्नी थी वो जिंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑफेंस है। इतनी सी बात, अगर उसमें अगर उसका जैसे अ, दोनों में से, पति पत्नी में दोनों में से जिनकी शादी हो रही है उनका पुराना अगर हस्बैंड या वाइफ जिंदा है तो वो शादी क्या है, नलिटी है, वो वॉइड मैरिज है। और फोर्थ और फिफ्थ अभी हम स्टडी करेंगे। देखिए स्पिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में जो है आपका फोर्थ और फिफ्थ जो है वो बात करता है। ये देखिए, all prohibited relationship are a spinda, but all spinda relationship are a not prohibited relationship. Spinda relationship is the chain of a oral linear relationship from the side of the brother and sister in the family. समझ गए आप, स्पिंडा में क्या आता है आपका, जैसे ब्रदर और रिलेशनशिप की तरफ से आपका जो भी आएगा वो सारे स्पिंडा में आएंगे, ठीक है। They can't marry each other due to prohibited relationship, and also there is generation till 3 generation from the girl side and 5 generation from the boy side। मतलब जैसे मेरे मेरे जैसे मैं हूँ, तो मैं मेरे जो जैसे दादा दादा के मेरे पिताजी दादाजी और दादाजी के पिताजी, उनके रिलेशनशिप में 4 डिग्री मेरे से ऊपर तक मैं किसी से भी उनके रिश्ते में जो भी आएगा, जैसे उनका चाचा भतीजी, तो उसमें मैं शादी में उनके उनके साथ मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। और इसी तरह मदर की तरफ से अगर मैं चलूं, मैं अपनी मदर की तरफ से तो 3 डिग्री तक, जैसे मामा की लड़की के साथ मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, या मासी की लड़की के साथ मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सारे क्या आ गए स्पिंडाज में, सॉरी प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप आ गए, ठीक है। फादर की तरफ से कितना डिग्री, 5 डिग्री, मदर की तरफ से 3 डिग्री। तो ये जो कंडीशन है आपकी, ये आपका कौन बोलता है, सेक्शन 5 का सब क्लोज 4 और 5। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी यहाँ पे समझाने की, कि वॉइड मैरिजेज में इसको नहीं रखा गया है। मतलब अगर कोई भी हिंदू आपका 18 साल से कम की लड़की या 21 साल से कम का लड़का अगर शादी कर लेता है तो वो मैरिज वैलिड ही है, वो आपकी मैरिज क्या वॉइड नहीं है। समझ के, ये पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जब सेक्शन 11 आप पढ़ोगे तो वहां पे 5 सब क्लोज 3 को मेंशन ही नहीं किया गया है। इवन दो देखिए पनिशमेंट है इसमें, अगर कोई शादी करेगा तो आगे आएगा आपका कि अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करेगा 5 सब क्लोज 3 की तो उसको पनिशमेंट तो है, बट वो शादी आपकी वॉइड नहीं मानी जाएगी, वो शादी आपकी वैलिड ही मानी जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो अगर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सबसेक्शन 5 सब क्लोज 3 की अगर कोई शादी करता है, कॉन्ट्रावेंशन कब होगी, जब आपका दूल्हा 21 साल से कम होगा, दुल्हन 18 साल से कम होगी, तो उनको पनिशमेंट तो है बट वो मैरिज आपकी वैलिड ही मानी जाएगी, वो मैरिज वॉइड नहीं मानी जाएगी। वॉइड आपकी तब मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11, जब आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे सेक्शन 5 सब क्लोज 1, सेक्शन 5 सब क्लोज 4 और सेक्शन 5 सब क्लोज 5 के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वैलिड मैरिज आपकी कब कब मानी जाती है, ठीक है। नाउ सम अदर एसेंशियल प्रोविजन देखिए क्या है, सेक्शन 7 आई हैव डिस्कस्ड कि सप्ताह पीढ़ी होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि states that solemnization of a Hindu marriage may be performed by all the ceremonies and the ritual of both the party or either anyone. It is concerned with the saptabidi, which means that taking a 7 round around the fire
with their partner after its completion marriage become complete and binding। देखिए जैसे ही दूल्हा दुल्हन जो है 7 फेरे कंप्लीट करते हैं तो उनकी शादी कंप्लीट मानी जाती है और बाइंडिंग मानी जाती है। Each party of the marriage declaring in any language shall be understood by each of the party। देखिए each party of the marriage declaring in any language shall be, देखिए जो भी भाषा वहां पे यूज होगी वो दोनों पार्टी को समझ आनी चाहिए। ठीक है। each party to the marriage shall put the ring upon any finger। ठीक है। and tying the of the थाली, ये कुछ सेरेमनीज हैं जो परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। द मैरिज एंटर टू बी वैलिड, it is performed between a Hindu couples according to the customary ceremony and ritual of each party or any one of them। देखिए मान लीजिए 2 हिंदू हैं, उनके अलग अलग तरीके के आपके क्या हैं, रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, तो या तो वो दोनों में से दोनों को कर ले या एनी ऑफ देम, मतलब किसी भी एक को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदू ने शादी की सिख के साथ, तो हिंदू या तो हिंदू का अडॉप्ट कर ले या सिख के हिसाब से कर ले। ठीक है। दोनों अपने अपने जो उनके राइट्स हैं उनकी शादी करने के लिए उनमें से किसी भी एक से कर सकते हैं। एनी चाइल्ड बोर्न आफ्टर परफॉर्मिंग द मैरिज अकॉर्डिंग टू द दिस सेक्शन विल बी लेजिटिमेट। कोई भी अगर शादी सेक्शन के अकॉर्डिंग हुई और उसके बाद उनकी कोई संतान हुई तो वो लेजिटिमेट संतान मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू कि किसी भी संतान को कब लेजिटिमेट, अगर आपकी शादी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो वो शादी क्या हो जाएगी आपकी, या तो वॉइड होगी या तो वॉइडेबल होगी। तो जो उनकी संतान होगी वो लेजिटिमेट नहीं होगी। ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज इज नॉट द कॉज टू डिसॉल्व द मैरिज। Child protection. It is one of the most important duties of the father to bring up the girl child, find a suitable boy for her, and to Kanyadan for the girl. Girl leave their gotra and enter into the gotra of the boy. It is an unbreakable bond that it is tied for the generation. It is a sacrament, not a contract। ये देखिए ये बात आ गई वो कि हम जो है हिंदू इसको क्या मानते हैं, इट इज अ सैक्रामेंट। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम टेलिंग यू थिंग कि कभी भी क्वेश्चन आए कि हिंदू मैरिज इज अ होली सैक्रामेंट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नो देखिए सेक्शन 8 बोलता है कि जब कभी भी कोई मैरिज होती है तो उसको जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ये ड्यूटी बनती है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो रजिस्ट्रार बनाए, मैरिज रजिस्ट्रार बनाए और जो है आपका कुछ फीस दे के वहां पे मैरिज को रजिस्टर करे। सेक्शन 8 सिंपल सी बात बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के, कि हर जो मैरिज होती है उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। वॉइड मैरिज हमने डिस्कस कर लिया कि जब भी सेक्शन 5 के क्लोज 1, क्लोज 4 और क्लोज 5 की कॉन्ट्रावेंशन में कोई शादी होगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो मैरिज जो है वॉइड मानी जाएगी। ठीक है। और वॉइडेबल मैरिज आपकी कहाँ पे, आपकी सेक्शन 12 में। देखिए कब कब आपकी मैरिज जो वॉइडेबल मानी जाती है। देखिए फर्स्ट राउंड है नो सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन डन आफ्टर द मैरिज ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड। अगर जो है हस्बैंड इम्पोर्टेंट था तो आपकी मैरिज क्या मानी जाएगी, वॉइडेबल मानी जाएगी। ठीक है। मैरिज इज अगर आप 552 के कॉन्ट्रावेंशन में किया स्टेट दैट द ब्राइड shall attain the age in the groom marriage is in a contravention of section 5 sub clause 2 of this act which states that 5-2 में देखिए आपको याद होगा 5-2 में क्या था, सेक्शन 5 सब क्लोज 2 में, सेक्शन 5 सब क्लोज 2 बात करता है आपका जब आपकी कंसेंट जो है वैलिड ना हो। ठीक है। that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in a marriage of the petitioner was required under section 5 is it stood immediately before the commencement of this child marriage restrainment amendment act। the consent of such guardian is obtained by force, ठीक है, और by fraud as the nature of the ceremony as to the material circumstances। जब आपकी कंसेंट जो है आपकी क्या है, फ्रॉड से ली हो, बाई फोर्स से ली हो, गार्डियन के भी तो है, तो आपकी क्या मानी जाएगी, वो मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी। दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर रिस्पोंडेंट आपका मतलब
रिस्पोंडेंट कौन आया यहाँ पे, वाइफ प्रेग्नेंट है तो भी आपकी वोटेबल मानी जाएगी, ठीक है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, no petition for annulling a marriage on the ground of a specified in a clause C of section 1 shall be entertained if the petition is, देखिए ये जो कंडीशन बताई ऊपर सब क्लोज सी जिसमें कि वो शी इज प्रेग्नेंट की, देखिए मैं अभी बताता हूँ फिर से आपको, लिटिल बिट टेक्निकल बट देखिए सी, अगर देखिए ये जो कंसेंट की जो बेस बोलते हैं ना कि ये कंसेंट प्रॉपरली नहीं ली गई है, तो इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी पिटीशन जो है मैरिज को अनल करने की, मतलब खत्म करने की, द पिटीशन प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ऊपर होने के बाद जो है प्रेजेंट करते हैं, द फोर्स had ceased to operate or as the case may be the fraud has been discovered, मतलब जब वो फ्रॉड डिस्कवर हुआ उसके 1 साल के बाद मान ली द पिटिशनर, कोई भी जो पिटीशन नहीं एंटरटेन होगी, ये बात हो रही है, मतलब वो इसके 1 ईयर करनी पड़ेगी, द पिटिशनर हैज विद हिज और हर फुल कंसेंट lived with the other party to the marriage as husband or a wife after the force had ceased to operate or as the case of fraud has been disproved on the ground specified in the clause D of subsection 1 shall be entertained unless the court is satisfied that the petitioner was at the time of marriage, देखिए जैसे जो भी ग्राउंड ऊपर बताए मैंने आपको कि वो कंसेंट जो है आपकी वैलिड नहीं है, तो वो जो है 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जो है शादी होने के बाद या फ्रॉड उस जब डिस्कवर हुआ उसके विद इन 1 ईयर जो है आप जो पार्टी जो है आपकी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो केस कर सकती है, बट ऑन द ग्राउंड जो ये ग्राउंड बताया आपको ऊपर शैल बी एंटरटेन एंड जब तक, और ये आपका तब तक नहीं कोर्ट जो है इस पे अपना मतलब सेटिस्फाई, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो गया आपका कि जो पिटिशनर वाजरता हमारी वो जो, अगर पिटिशनर को पता था कि भाई वो प्रेग्नेंट है या वो प्राउड है वहां पे तो भी उसने शादी की, तो फिर वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो फिर आप वो पिटिशन जो है अनल मैरिज को अनल करने की वो नहीं मानी जाएगी। दैट प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ अ मैरिज solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement and in the case of a marriage solemnized after such commencement within 1 year from the date of the marriage, ठीक है, that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery of the petitioner's existence, no disclosure of the age of the victim having major children by the husband at the time of the marriage, amount to fraud and suspension, ये कुछ ग्राउंड देके रखे हुए हैं, ठीक है, तो these all are the ground for the voidable marriages. Now कंक्लूजन ये है कि दिस आर्टिकल में कुछ नहीं हमने डिस्कस किया, द कंसेप्ट ऑफ अ हिंदू मैरिज टू whom हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ मैरिज आर वैलिड, ठीक है, and the different ceremony performed before the marriage, validity of a marriage, who is the spinda ritual and the custom of the marriage, ठीक है, this is all about the marriage, even though if you have any question you can ask.